नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। तो पहले हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से कुछ साल पहले क्या हुआ था कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हो चुकी थी। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इससे जितने भी इंडिया के मेजर लीडर्स थे उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल गया था नेशनल लेवल पर अपनी डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने रखने की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स को बोला कि ये जो 1861 का काउंसिल एक्ट था उसकी कुछ चीज़ों से हम संतुष्ट नहीं हैं, कि हमें रिफॉर्म चाहिए। तो इन्होंने कुछ पॉइंट ब्रिटिशर्स के सामने रखे। अब इसके लिए हम थोड़ा सा ना 1861 का जो काउंसिल एक्ट था उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में कि जो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें मेंबर्स की संख्या अब 6 कर दी गई थी और इन 6 मेंबर्स को अलग अलग पोर्टफोलियो असाइन कर दिए गए थे। तो इससे रिलेटेड तो अभी इस 1892 के काउंसिल एक्ट में कोई चेंज नहीं होएगा। तो ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। तो यहाँ कोई चेंज नहीं किया गया। उसके अलावा एक और चीज़ हमने देखी थी कि जब जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आती है वहाँ पर यहाँ 6 से लेकर 12 एडिशनल मेंबर्स ऐड किए गए थे, जिनमें कुछ ऑफिशियल थे और कुछ नॉन ऑफिशियल थे। तो ये जो एडिशनल मेंबर्स थे यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन थी वो नॉमिनेशन के बेसिस पर थी। गवर्नर जनरल इनको नॉमिनेट करेगा इन एडिशनल मेंबर्स को। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस चाह रही थी कि ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं इनको नॉमिनेशन से नहीं इलेक्शन के बेसिस पे लिया जाए, यानी कि इन्हें इलेक्ट किया जाए ये जो मेंबर्स हैं। और इसके अलावा इनकी डिमांड थी कि 6 से 12 ये गिनती बहुत कम है, इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इंडियंस भी अलाउड थे इन एडिशनल मेंबर्स में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनमें। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ाया जाना चाहिए। उसके अलावा जो बजट था, जो फाइनेंशियल मैटर्स पे डिस्कशंस थी, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं था, कोई डिस्कशन करना अलाउड नहीं था। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड थी कि जो बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछना अलाउड होना चाहिए। उसके अलावा और भी कुछ डिमांड थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जैसे कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है वो अभी तक खाली लंदन में होता था, इंग्लैंड में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड थी कि ये एग्ज़ाम भारत के अंदर भी होना चाहिए। उसके अलावा इनकी ये भी डिमांड थी कि मिलिट्री के ऊपर जो ब्रिटिशर्स का एक्सपेंडिचर है उसे कम करो। तो ये सारी डिमांड्स थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और अब हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या चेंजेस किए गए। तो अब हम आते हैं एक्चुअल प्रोविजंस पे जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में किए गए। तो हमने अभी पढ़ा कि 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स थे। तो यहाँ पर जो इनकी मेंबर्स को डिमांड थी बढ़ाने की इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो मान ली गई। इनकी जो संख्या है अब बढ़ा के कर दी गई 10 से 16 मेंबर्स की, यानी मिनिमम 10 हो सकते हैं ये एडिशनल मेंबर्स और मैक्सिमम 16 हो सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर इंडियंस का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। पहले यहाँ पर 3 इंडियंस थे सिर्फ, अब यहाँ 5 हो गए इंडियंस 1892 में। हालांकि अभी भी ये संख्या बहुत कम थी क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बहुत मिनिमल था इंडियंस का यहाँ पे। तो ये डिमांड इस लेवल पे स्वीकार कर दी गई, पर जो नॉमिनेशन का प्रोसीजर था सेंट्रल लेवल पे वो सेम का सेम ही रहा। ये इलेक्शन से नहीं आ रहे थे, इन्हें गवर्नर जनरल ही नॉमिनेट करता था। पर जहाँ बात आती है प्रोविंशियल लेवल पर लेजिस्लेचर की, ये तो हम सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं ना। प्रोविंशियल लेवल पर क्या किया कि प्रोविंशियल लेवल पर इलेक्शन अलाउड कर दिया। तो प्रोविंशियल लेवल पर क्या था कि जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो उसके लिए जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है और ज़मींदार्स हैं, इनके अंदर से मेंबर्स रिकमेंड किए जाएंगे और अल्टीमेटली यहाँ से इलेक्ट होके मेंबर प्रोविंशियल काउंसिल्स में आएंगे। तो प्रोविंशियल लेवल पर यहाँ पहली बार इंडियंस को इलेक्शन के बेसिस पर आना अलाउड कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये एक बड़ा चेंज था जो इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में देखने को मिला। अब हमने बात की थी कि बजट के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं था। तो यहाँ पर पावर दे दी गई कि बजट के ऊपर अब से क्वेश्चन पूछना अलाउड कर दिया गया। पर यहाँ पर एक कंडीशन थी कि अगर बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछना है तो मेंबर्स को जिससे क्वेश्चन पूछना है 6 दिन का एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा। और उसके साथ ही अगर इस बजट के क्वेश्चन पे जो भी आंसर आएगा
जो भी उनका ऑफिशियल मेंबर रिप्लाई करता है इस बजट के क्वेश्चन को, उसके ऊपर अभी भी कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं था। तो ये चीज़ इंट्रोड्यूस तो कर दी गई, पर इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस थी। और एक और जो पावर यहाँ पर ऐड कर दी गई कि अब से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे उनको पावर दे दी गई कि वो नई लॉज बना सकते हैं, और जो पुरानी लॉज हैं बनी हुई उनको रिपील भी कर सकते हैं, लेकिन उनको इसके लिए परमिशन चाहिए होगी गवर्नर जनरल की। तो ये सारे मेजर चेंजेस आए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। तो हालांकि यहाँ पर अभी भी कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं थी इंडियंस की, बहुत ही लिमिटेड स्केल पे इंडियंस रिप्रेजेंट कर रहे थे, पर उस दिशा की ओर ये कदम था। और इसकी सिग्निफिकेंस में हम यही देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की इनको कुछ शर्तें माननी पड़ी। तो इससे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनका भी प्रभाव ब्रिटिश गवर्नमेंट पे अब पड़ना शुरू हो चुका था। तो ये हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिलनी शुरू हो जाती है लोकल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर। तो वो एक इसकी सिग्निफिकेंस में आता है, इस एक्ट की सिग्निफिकेंस में। हालांकि जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर ही, जैसे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने यहाँ पर मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज़ किया कि ये जो चेंजेस थे ये बहुत मामूली थे, और इसी के लिए आगे आने वाले समय में हमको जो मूवमेंट्स, जो इंडिया के अंदर मूवमेंट्स चलती हैं अलग अलग, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर स्टार्ट हो जाती हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ खासकर। तो ये सब इस इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का सिग्निफिकेंस था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।